नमस्कार। पेट की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आइए हम लोग आगे के प्रश्नों को ले लेते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था? पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़, तीसरा ऑप्शन है जगदीशपुर और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। दोस्तों यदि इसमें देखा जाए तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने निश्चित रूप से 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया। और जगदीशपुर की बात की जाए तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह और उनके छोटे भाई अमर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। और लखनऊ में बेगम हजरत महल, उदा देवी और बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिस कद्र ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो निश्चित रूप से चित्तौड़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि चित्तौड़ के राजा ने न तो अंग्रेजों की मदद की थी और न ही भारतीयों की मदद की थी। तो चित्तौड़ वह क्षेत्र था जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के बाद निम्नलिखित में से 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो मित्रों यदि इस प्रश्न को देखा जाए तो दरअसल जब 1857 की इस क्रांति को दबा दिया गया और इस क्रांति को दबाने के बाद इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगने लगे, तो 1858 में एक एक्ट पारित किया गया था और इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के शासन को भारत में प्रारंभ किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में जब मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया तो इसी दरबार में उन्होंने भारत के सरकार की संप्रभुता को ब्रिटेन के क्राउन में ग्रहित करने की घोषणा की और उन्होंने ये कहा था कि महारानी विक्टोरिया अब भारत की साम्राज्ञी होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। किसने इलाहाबाद दरबार में भारत को ब्रिटेन के क्राउन के अधीन घोषित किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने घोषित किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह का दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन से लोग थे? मित्रों यदि देखा जाए तो 1857 की क्रांति में जिस तरीके से, जिस तल्लीनता से भारतीयों ने भाग लिया था, अगर भारतीय गद्दारों ने इसमें उनका अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो शायद भारतीय सफल रहे होते। यदि देखा जाए तो यहां पर 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन किसका है? तो सिखों का दिया गया है, दूसरा ऑप्शन गोरखों का दिया गया है और तीसरा ऑप्शन पठानों का दिया गया है। तो देखो यदि भारत के नक्शे पर बात करें तो सतलज नदी के उस पार जो सिख थे उन लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया था, लेकिन सतलज नदी के इस पार जो सिख थे उन लोगों ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पराजय के पश्चात अंग्रेजों के हर कदम कदम पर समर्थन करने का वचन दिया था और उसी के परिणाम स्वरूप सिखों ने यहां पर निश्चित रूप से अंग्रेजों की मदद की थी। गोरखों की बात करें तो नेपाल के गोरखा राजा भी निश्चित रूप से अंग्रेजों की मदद कर रहे थे और गोरखों की सेना ने ही तो निश्चित रूप में कैंपबेल के नेतृत्व में लखनऊ से लेकर के कानपुर तक के विद्रोह को दबाया था और पठानों ने भी निश्चित रूप से अंग्रेजों की मदद की थी। तो दोस्तों इसका उत्तर ए सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटेन की सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी?
तो देखो, यदि सहायता की बात की तो अभी मैं बता रहा था कि सिखों ने मदद की, नेपाल के गोरखा राजा ने मदद की थी, इसके अलावा पठानों ने भी मदद की थी। लेकिन दोस्तों, यदि आगे बढ़ें तो हम देखें तो कश्मीर के राजा ने भी अंग्रेजों की मदद की थी। और अभी मैं बता रहा था, सतलज नदी के इस पार के राज्य के जो सिख थे उन लोगों ने भी मदद की थी। और ग्वालियर के सिंधिया नरेश ने भी मदद की थी। और रानी झांसी की जो थी, उनके विद्रोह को दबाने में इनकी पूरी मदद थी। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर बी होगा। और मैंने पहले भी अभी बताया था कि चित्तौड़ इस क्रांति से दूर था। चित्तौड़ ने न तो अंग्रेजों की मदद की, न तो भारतीयों की मदद की। तो इसका उत्तर होगा मेवाड़ के राजा। इसके अलावा जिंद के राजा, पटियाला के राजा ने भी अंग्रेजों की मदद की थी। इसके अलावा देखा जाए तो हैदराबाद के तत्कालीन नवाब सालार जंग ने भी अंग्रेजों की मदद की थी। आगे बढ़े, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सबसे कमजोर कड़ी से यहां पर क्या तात्पर्य है? सबसे कमजोर कड़ी से तात्पर्य इस विषय से है कि निश्चित रूप से कौन ऐसा था जो युद्ध में प्रतिभाग नहीं कर रहा था? कौन ऐसा था जिसके पकड़े जाने का भय सबसे ज्यादा था? कौन ऐसा था जो पकड़ लिया जाता तो क्रांति को असफल मान लिया जाता? निश्चित रूप से इसमें हमारा उत्तर बहादुर शाह होगा। कौन होगा? बहादुर शाह होगा, क्योंकि नाना साहब, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई किसी भी रूप में इस विद्रोह की कमजोर कड़ी नहीं थे। और बहादुर शाह को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था। तो हमारा इसका उत्तर क्या सही होगा? हमारा इसका उत्तर सही होगा ए, बहादुर शाह द्वितीय जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? आपको हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने हुमायूं के मकबरे से, कहां से? हुमायूं के मकबरे से क्रांति का नेतृत्व किया था। हुमायूं का मकबरा, ये वही मकबरा जो मध्यकालीन भारत में ताजमहल का पूर्वगामी भवन कहा जाता है। ये वही मकबरा जिसे मध्यकाल को पढ़ते समय हम पढ़ते हैं कि यहां पर मुगलों की सर्वाधिक कब्रें स्थित हुआ करती थी। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह शानदार मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी भवन कहा जाता है। और यह मकबरा अकबर के काल में बनाया गया था। तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। इसका यह उत्तर सही होगा, ध्यान रखना आप लोग। और जब लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया तो इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनके परिवार के सभी लोगों को चांदनी चौक के साम बगल में जो गुरुद्वारा है वहीं खड़ा करके सबको गोली मार दी गई। और इनकी पत्नी जीनत महल के साथ, किसके साथ? जीनत महल के साथ इनको वहां से निर्वासित कर दिया गया था। पति पत्नी ये दोनों लोग जाकर के रंगून में अपना बाकी जीवन बिताए थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? दोस्तों, यदि यहां देखा जाए तो जो कॉलिन कैंपबेल साहब हैं, ये गोरखा रेजिमेंट के निश्चित रूप से नेतृत्व करता थे। और गोरखा रेजिमेंट ने अवध में, कहां पर? गोरखा रेजिमेंट ने अवध के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप सभी लोग यह जानते हैं कि 1857 की क्रांति का जो सर्वाधिक विस्तार था वो अवध में था। और इसी कारण से हमारा उत्तर कॉलिन कैंपबेल सही होगा। सी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था? तो दोस्तों, अवध की बात करें तो अवध में निश्चित रूप से गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक विद्रोह छाया हुआ था। पूर्वी पंजाब की बात करें तो यहां पर भी विद्रोह हो रहा था। नामधारी सिखों ने यहां विद्रोह कर दिया था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी विद्रोह छाया हुआ था। आप देखो, कोल्हापुर के निकट गड़करी आंदोलन हमें मद्रास के आसपास के क्षेत्रों में दिखता है। और मद्रास माफ करिएगा, महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में दिखता है। और उसके बगल में मध्य प्रदेश में भी आंदोलन हुआ था।
तो इसका उत्तर बी होगा मद्रास। मद्रास निश्चित रूप से यहां से अछूता था। अगला प्रश्न है 34 नंबर, किसकी वीरता से प्रभावित होकर के ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? जब लक्ष्मीबाई को पराजित किया गया, जब लक्ष्मीबाई का घोड़ा कूदा और लक्ष्मीबाई घोड़े से गिर करके मृत्यु को प्राप्त हुई ग्वालियर में, ग्वालियर के निकट, तो लक्ष्मीबाई के शव को देख करके वहां पर ह्यू रोज, किसने? ह्यू रोज, जो वहां ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था, इसने इनके विषय में यह स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई अकेली मर्द है। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? दोस्तों, जब हम बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी की बात करते हैं तो वहां दो लोगों पर इतिहासकारों का शक जाता है। नंबर 1 मिर्जा इलाही बख्श। नंबर 1 कौन? मिर्जा इलाही बख्श। और जो दूसरा नाम है वो है जीनत महल। दूसरा नाम कौन है? दूसरा नाम है जीनत महल। और यही वो दोनों लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगता है। कुछ इतिहासकार मिर्जा इलाही बख्श को मानते हैं, कुछ इतिहासकार जीनत महल की बात करते हैं, और उनका दावा है कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र किया था। तो और बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे से पकड़े गए थे। तो अगर हम इन चार बिंदुओं को देखें तो मौलवी अहमद सुल्लाह जो हैं ये विद्रोह के नेता थे, कुंवर सिंह भी विद्रोह के नेता थे, तात्या टोपे भी विद्रोह के नेता थे। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए, जीनत महल यहां पर हम उत्तर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज अर्थात ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो फिर मिंटो पार्क की बात याद आ जाती है। मिंटो पार्क इलाहाबाद में, कहां पर? मिंटो पार्क इलाहाबाद में, जिसे आधुनिक प्रयागराज कह रहे हैं। इस आधुनिक प्रयागराज में हम देखें तो वायसराय, माफ करिए, गवर्नर जनरल केनिंग महोदय ने 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की थी कि अब क्रांति समाप्त हो चुकी है और अब ब्रिटेन के महारानी ही भारत की साम्राज्ञी हैं और भारत अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। इस प्रकार से हमारा उत्तर ए सही होगा, 1 नवंबर 1858। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। यानी प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि किस प्रांत से ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह के बाद सिपाही के रूप में चयनित किया। दरअसल जब 1857 की क्रांति दबा दी गई तो 1857 की क्रांति के दबाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनके विषय में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और इसके तहत हम देखा जाए तो पील कमीशन का गठन किया गया। और जब पील कमीशन का गठन किया गया तो उसने यह सुझाव दिया कि भारत में निश्चित रूप से ब्रिटिश सेना, जो भारतीय सेना है, उसको जातिगत आधारित टुकड़ियों में बांट देना चाहिए। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी सही होगा। क्या उत्तर होगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? देखिए, जब भारत आजाद हो गया, भारत की आजादी के बाद भारत सरकार 1857 की क्रांति को विनायक दामोदर सावरकर की विचारधारा के अनुरूप इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मान रही थी और इसके लिए उसने सबसे पहले मुलाकात की थी आरसी मजूमदार से। आरसी मजूमदार साहब ने कहा कि यह क्रांति जो है यह सैन्य विद्रोह है और भारत सरकार इससे सहमत नहीं थी। परिणामतः वह सुरेंद्र नाथ सेन के पास चली गई। किसके पास? सुरेंद्र नाथ सेन, जिन्हें एसएन सेन कहा जाता है। और एसएन सेन ने 1857 नाम से एक पुस्तक लिखने का कार्य किया और इस प्रकार से एसएन सेन क्रांति के सरकारी इतिहासकार हो जाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा?
डी सही होगा। हालांकि आरसी मजूमदार साहब ने भी इसके बाद अपनी पुस्तक लिखी जिसे द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। इसके आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हुए थे? हमारा पहला ऑप्शन है बैरकपुर, दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न निश्चित रूप से आप लोगों को पता है, ए ऑप्शन सही होगा। बैरकपुर बंगाल में था और यह बैरकपुर बंगाल में था, यहीं पर 29 मार्च, किस दिन भाई? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या की थी और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें आगे 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। तो यह मंगल पांडे बैरकपुर से संबंधित थे। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इसका उत्तर होगा, अगर हम नाना साहब को देखें तो ये कानपुर बिठूर में थे। कहां पर थे? कानपुर बिठूर में थे। अगर अजीमुल्ला खां साहब को देखा जाए तो ये भी कानपुर बिठूर में थे। तात्या टोपे को देखा जाए तो ये भी कानपुर बिठूर में थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? मौलवी लियाकत अली। कौन सा उत्तर सही है? मौलवी लियाकत अली, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन थे। तो हमारा चौथा ऑप्शन डी सही होगा। और ध्यान रखना, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल केनिंग थे। उस समय भारत की महारानी या हम कहें ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो वो थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया हुआ करती थी। इस प्रकार से यह इन बिंदुओं को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? मैंने अभी पूर्व में ही बताया कि नामधारी सिखों ने इस विद्रोह को अंजाम दिया पंजाब में, और यही विद्रोह आगे चल करके कूका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जहां बालक सिंह और राम सिंह ने वहां पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो नामधारी सिख, हमारा उत्तर क्या होगा? नामधारी सिखों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? अगर हम ताराचंद की बात करें तो ताराचंद ने भी इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। अगर हम एसएन सेन की बात करें तो इन्होंने भी माना कि इसकी शुरुआत सैनिक विद्रोह से तो हुई, सैनिकों से तो हुई, लेकिन बहुत जल्द ही यह राष्ट्रीय स्वरूप को ले चुका था। और अगर विनायक दामोदर सावरकर की बात करें तो इन्होंने तो स्पष्ट लफ्जों में सर्वप्रथम इन्होंने ये कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसे एक सैन्य विद्रोह, यानी कि केवल इसे सिपाही म्यूटिनी मानते हैं। इस प्रकार से हमारा यह उत्तर सही होगा। हमारा यह उत्तर सही होगा कि आरसी मजूमदार, सी ऑप्शन हम यहां लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? मैंने इस आयोग का नाम पूर्व में ही लिया, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि पील कमीशन, पील कमीशन ने भारतीय सेना के पुनर्गठन की संस्तुति दी थी और इसी के संस्तुतियों पर भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया 1857 की क्रांति के दबाए जाने के बाद। अगला प्रश्न है 45वां नंबर कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था भाई? कौन था उस समय दिल्ली में? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। निश्चित रूप से आपका उत्तर मिर्जा गालिब होगा। क्या होगा? मिर्जा गालिब होगा। मिर्जा गालिब साहब ने दिल्ली में इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब साहब प्रतिदिन बहादुर शाह द्वितीय के यहां जाया करते थे।
मिर्जा गालिब ने लिखा है कि बहादुर शाह जफर कविताएं तो लिखता है लेकिन वो बादशाह है इसलिए मुझे सुनना पड़ता है। कहीं न कहीं शायद गावली साहब कहना चाहते थे कि बहादुर शाह जफर बहुत अच्छी कविताएं नहीं लिख रखते थे, बहादुर शाह जफर बहुत अच्छी शायरी नहीं लिखते थे। लेकिन गालिब ने विद्रोह में सहयोग भारतीयों का नहीं किया था, इन्होंने अंग्रेजों का भी सहयोग नहीं किया था, ये तटस्थ रहे थे। लेकिन इनकी शायरियों में उस विप्लव के अंश हमको दिखाई पड़ते हैं। हमारा उत्तर होगा मिर्जा गालिब। क्या होगा? मिर्जा गालिब। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन हुआ करता था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन होगा? जो विद्रोह का नेता होगा। और अगर हम देखें तो मौलवी अहमद उल्ला शाह साहब जो थे वो इस क्रांति में विद्रोह के नेता थे। तो मौलवी अहमद उल्ला शाह साहब जो थे, इन्होंने निश्चित रूप से अगर हम इन तीनों लोगों को देखें तो इन तीनों लोगों का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, तो हमारा उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? भाई कौन थे जगदीशपुर का शेर? कौन वह शेर था जिसने इस क्रांति में सहयोग किया, भाग लिया? तो वह शेर था कुंवर सिंह। जगदीशपुर रियासत के राजा कुंवर सिंह थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? दोस्तों इलाहाबाद में यानी वर्तमान प्रयागराज में अकबर ने एक किला बनवाया था संगम के तट पर। यह वही किला है जिसको अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय बना लिया। क्या बना लिया? मुख्यालय बना लिया। क्यों इलाहाबाद को बनाया? क्योंकि यह मध्य भाग में पड़ रहा था भारत के, और यहीं से लॉर्ड केनिंग ने, किसने भाई? लॉर्ड केनिंग ने इस संपूर्ण विप्लव को दबाने का कार्य किया, और यहीं से क्रांति का उन्होंने देखा जाए तो दबाने का नेतृत्व किया था। तो उत्तर हमारा ए सही होगा, लॉर्ड केनिंग। अगला प्रश्न है कि गडकरी विद्रोह 1844 में यह इसका केंद्र क्या था? तो दोस्तों इसका केंद्र था कोल्हापुर। अभी मैंने पूर्व के भी एक प्रश्न में इसका मैंने जिक्र किया था, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या होगा? कोल्हापुर होगा। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, तो यह भी कारक तो थी ही, निश्चित रूप से थी। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यह भी कारण था। सैनिक असंतोष, यह भी कारण था। और भारत का आर्थिक शोषण, यह भी कारण था। अब चारों सही है तो आपका उत्तर क्या होगा? देखो भाई, तात्कालिक कारण के विषय में आपको हमने बताया था कि गाय और सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी युक्त जो कारतूस था, यह निश्चित रूप से क्रांति का तात्कालिक कारण था। और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो निश्चित रूप से धर्म में हस्तक्षेप का जो संदेह होगा यह क्रांति के तात्कालिक कारण के रूप में जाना जाएगा। निश्चित रूप से बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो दोस्तों अगर बात की जाए आरसी मजूमदार की, तो आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने कहा कि यह जो 1857 की क्रांति थी यह न तो स्वतंत्रता संग्राम था और न ही राष्ट्रीय था। उन्होंने कहा था कि यह निश्चित रूप से सिपाहियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। यह सिपाहियों का क्या था? विद्रोह था। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? हमारा उत्तर सही होगा ए। एसएन सेन ने इसे कहा था कि इसकी शुरुआत निश्चित रूप से सैनिकों ने की, लेकिन बहुत जल्द ही यह राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका था। उन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में इसका उल्लेख किया था। अगर वीडी सावरकर की बात करें तो इन्होंने अपनी पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्र समर अर्थात द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था हमारी आजादी का। तो वीडी सावरकर साहब ने ऐसा कहा था। तो हमारा उत्तर सही क्या होगा? आरसी मजूमदार। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया था? तो अगर देखा जाए तो तात्या टोपे इसका उत्तर सही होगा।
जब नाना साहब नेपाल चले गए तो तात्या टोपे जो है वह गंगा नदी के किनारे होते हुए बिठूर से वह झांसी की तरफ जाना चाहते थे। और इसी क्रम में देखा जाए तो तात्या टोपे के एक मित्र ने मुखबिरी कर दी और उसके परिणाम स्वरूप वहीं पर सती चौरा नामक एक जगह है, इसी सती चौरा नामक जगह पर इन्हें पकड़ लिया गया और बाद में इन्हें मार दिया जाता है। तो हमारा उत्तर सही होगा तात्या टोपे। हमारा अगला प्रश्न है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, यह वक्तव्य किसने कहा था, किस घटना के संदर्भ में कहा था, एचिसन ने किस घटना के संदर्भ में इस तथ्य को कहा था। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा, हमारा उत्तर सही होगा 1857 का विप्लव। उन्होंने, एचिसन ने कहा कि 1857 के विप्लव में हमने हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा नहीं पाया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है। अगर हम यहां पर देखें तो हडसन की बात की गई है। हडसन महोदय जो हैं इन्होंने दिल्ली के विद्रोह को दबाने में इनकी भूमिका रही। अगर हम हैवलॉक की बात करें तो इनकी भी भूमिका दिल्ली के विद्रोह को दबाने में रही। और अगर हम ह्यूरोज की बात करें तो इन्होंने झांसी के विद्रोह को दबाया था। तो हमारा उत्तर सही क्या है, विलियम टेलर और विसेंट आयर स्मिथ। दरअसल विलियम टेलर ने ही और विसेंट आयर ने ही जगदीशपुर में कुंवर सिंह के विद्रोह को दबाया था। किसके विद्रोह को दबाया था, कुंवर सिंह के विद्रोह को दबाया था। तो हमारा उत्तर डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के विद्रोह को दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो अगर हम देखें तो निकलसन वह सेना नायक था। जब वह चांदनी चौक से होकर के शाहजहानाबाद में प्रवेश कर रहा था तो भारतीय सैनिकों ने उसे घेर लिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो हमारा उत्तर निकलसन सही होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, हैवलॉक जिसने दिल्ली के विद्रोह को दबाया, जब इसने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्हें उनकी पत्नी जीनत महल के साथ उन्हें रंगून भेज दिया गया, तो इसे अनुमति दी गई थी कि भैया आप जाओ अब लखनऊ और अवध में जो विद्रोह चल रहा है उस विद्रोह को दबाने का कार्य करो। तो लखनऊ के विद्रोह को दबाने यह आया था, लेकिन लखनऊ में हमारे क्रांतिकारियों ने इसे मृत्यु का इनाम दिया। दिल्ली के विद्रोह में जो इसने नृशंस हत्याएं की थी उसका बदला लिया था। तो लखनऊ हमारा उत्तर सही होगा। लखनऊ में हडसन की मृत्यु हुई थी। 57वां प्रश्न हमारा है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो हमारा उत्तर होगा मेरठ। हमारा क्या उत्तर होगा, मेरठ। दोस्तों, यदि हम यहां की बात करें, यदि इस श्रृंखला की बात करें तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में 1857 की क्रांति के संदर्भ में मैंने 57 प्रश्नों की एक श्रृंखला 2 वीडियोज में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आगे इसी प्रकार से इंडियन नेशनल मूवमेंट जिससे जुड़े हुए 5 प्रश्न आपके पेट में आने वाले हैं, इससे जुड़े हुए, इसके अलावा जीएस के अन्य बिंदुओं से जुड़े हुए विविध प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला आगामी 1 सप्ताह में आपको दी जाएगी और निश्चित रूप से आप सफलता के झंडों को पेट के एग्जाम में 100% गाड़ पाएंगे। ये हमारा विश्वास है और ये आप लोगों की मेहनत सार्थक होगी। निश्चित रूप से अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।